नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी से जुड़े हुआ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने के लिए। और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए जो भी वीडियो बनाया जाए वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और आपको इधर उधर खोजने की कोई दिक्कत ना लेनी पड़े। तो शुरू करते हैं। हिंदी का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम पूछा हुआ है। तो इसका सही क्रम क्या है? पहले संस्कृत है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। दूसरा है बी ऑप्शन, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, सौर पश्चिमी हिंदी या खड़ी बोली। तीसरा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, सौर पश्चिमी हिंदी। और चौथा है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, सौर पश्चिमी हिंदी और खड़ी बोली। तो आपको पता है कि हिंदी भाषा की जननी जो है फिलहाल संस्कृत है। तो संस्कृत पहले ऑप्शन में इसमें 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 सब में है, तो इसको तो पहले हटा दो। उसके बाद संस्कृत के बाद पाली भाषा, वो पाली भाषा के बाद प्राकृत, तो इसमें पाली नहीं है, इसको हटा दो। इसमें पाली के बाद प्राकृत है, ठीक। उसके बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद सौर सैनी, इसमें सौर सैनी खड़ी बोली के बाद इसको हटा दो, ठीक। तो सही आंसर क्या निकला? पहला ऑप्शन निकला ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौर सैनी, पश्चिमी हिंदी के बाद खड़ी बोली का जन्म हुआ। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब, आंसर ए, राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 29 दिसंबर, 27 फरवरी या 14 सितंबर। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा के रूप में चिन्हित किया गया था 1949 को, ठीक। और राजभाषा के रूप में इसको दर्जा दिया गया, इसीलिए तभी से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट। तो इसमें पूछा हुआ सारंग जो ये शब्द दिए हुए 3, 4, 5, इनके अर्थ अलग अलग हैं, ठीक। तो जब किसी एक शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं, मतलब एक शब्द दिया होता है और उसके मतलब 4-5 भाग जैसे दे दिए और एक ही शब्द है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। तो यहाँ पे अलंकार पूछा कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा होगा, श्लेष होगा या यमक होगा या रूपक होगा। तो यहाँ पे जो है यमक अलंकार का उदाहरण, जैसे कनक कनक 2 बार आया तो प्रत्येक कनक का अर्थ अलग अलग होता है, वैसे ही यहाँ सारंग के जो 4-5 रूप दिए हुए हैं, इन सारंग का अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। श्लेष में एक बार आएगा शब्द और उसके 4-5 अर्थ होंगे, लेकिन इसमें कई बार आएंगे और कई बार उनका अर्थ अलग होगा। तो इस वजह से यहाँ पे यमक अलंकार होगा, ठीक। अब हम बता दें कि जो सारंग दिया हुआ है इनके अर्थ क्या क्या है। तो एक सारंग जो है ये, इस सारंग का अर्थ क्या होता है? दीपक होता है। और दूसरे सारंग का अर्थ होता है स्त्री। तीसरे और चौथे सारंग का जो अर्थ होता है वो होता है आंचल, और पांचवें सारंग का अर्थ होता है हवा, ठीक। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है ये यमक अलंकार होगा। अगला प्रश्न हमारा है, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा है, उपमा है, अनुप्रास है या संभावना। तो जब सी शब्द जुड़ जाए किसी लाइन में तो वहाँ पे समझो उपमा की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है होगा उपमा अलंकार होगा, ठीक। और प्रस्तुत जो पद्य दिया हुआ है रघुबर सहाय के द्वारा रचित है, जो बसंत के आगमन पर उद्धृत किया गया है। और फिरकी से प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पे उपमा अलंकार का वर्णन हुआ है। अठकोना शब्द, अठकोना शब्द में कौन सा समास है? तो अठ माने क्या होता है? अठ माने 8 होता है। और आपको पता है जब किसी इस शब्द में संख्यावाचक दिखाई पड़े तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे द्विगु समास होगा। तो द्विगु समास के सही उदाहरण होगा अठकोना, मतलब 8 कोने वाला ना। और बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें मिलान करना है आपको, कौन किससे संबंधित है। तो अल्प विराम, कोष्ठक और संक्षेप सूचक, योजक। तो आपको जो पहले पता हो आप उसको पहले मिला लो। अल्प विराम देखो, एक मिनट, ये है अल्प विराम का मेल।
योजक चिन्ह आपको पता होगा, माइनस की तरह दिखाई देता है, ये संक्षेप और कोष्टक, ये कोष्टक आपको दिख रहा है ना, ये देखो, और संक्षेप पर ये है जीरो वाला। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3 होगा, 4 होगा, 2 होगा या 1 होगा। तो 34 21 जो इसका आंसर आएगा, डी ऑप्शन में है 34 21, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा है, मतैक्य शब्द किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। तो गुण संधि में आपको पता है, जैसे रमेश है, सुरेश है, राजेश है ना, और ऐसे ही शब्द आते हैं जिनमें ऊपर एक मात्रा, एक सिंह दिखे। ठीक, तो मतलब जब किसी में गुण की अधिकता हो जाती है तो उसकी सिंह जग आती है, तो एक सिंह जग गई, गुण की अधिकता हुई। ठीक, और जब उसके और भी ज़्यादा बुद्धि बढ़ गई, और भी उसके गुण बढ़ गए, तो डबल सिंह आ गई। तो जब डबल सिंह की वृद्धि हो जाएगी तो वहाँ पे वृद्धि संधि होगा। जैसे जैसे मतैक्य में देखो डबल सिंह लगा हुआ है, तो इसके बुद्धि ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से यहाँ पे बुद्धि बढ़ गई तो वृद्धि संधि हो जाएगा। ऐसे याद कर लो ताकि भूलने में कोई वो भूल ना पाओ आप इसको। अगला प्रश्न हमारा, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? आ, प्र, प्रति या प्रत्या। तो जो प्रत्याशा शब्द दिया हुआ है, इसमें जो उपसर्ग होगा प्रति, प्रति होगा, इसमें प्रति प्लस आशा ना, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रति हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आपकी सबराह देख रहे हैं में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक या निज। तो आप जो शब्द होता है वो फिलहाल निजवाचक का द्योतक है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। मध्य स्वर कैसे कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, ऊ को, ई बड़ी या आ को। तो जिह्वा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी में, हिंदी का आ मध्य स्वर है, ये आ है। अगला प्रश्न हमारा, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत होता है, सा मूर्धन्य होता है, सा तालव्य होता है, या च कंठ। तो इसमें शुद्ध पूछा हुआ है, तो सा जो है दंत उच्चारण स्थान की दृष्टि से शुद्ध है, ये वाला। ऋटूषा नाम दंत है ना, ऋटूषा नाम मूर्धा, इचूषा नाम तालु, और दंत पूछा ना, तो इसमें दंत वाले में से ता वर्ग के जो भी वर्ण होंगे वो दंत होगी, जैसे ता, ला, सा ना, ऐसे। सघोष वर्ण कौन से हैं? पा है, था है, बा है या सा। तो सघोष, बा जो हो सघोष वर्ण होता है, ये जो बा है ये सघोष वर्ण है। सघोष उन्हें कहते हैं जैसे झंकृत नहीं रहती है, मतलब झंझनाहट नहीं होती, वाइब्रेट नहीं होता बोलने में, और उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष वर्ण जैसे का, खा, चा, ठा, ता, था, फा, ये सारे शब्द अघोष हैं। सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर तथा 11 लावा, ये हैं सब सघोष। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? आगत, विगत, तथागत या प्रतिज्ञात। तो लौटकर आया हुआ के लिए जो शब्द होता है वो होता है प्रत्यागत। आगत होता है आया हुआ, विगत होता है बीता हुआ, और तथागत होता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है, तथागत नाम, ये जो है गौतम बुद्ध का नाम है। अगला है हमारा अपठित गद्यांश दिया हुआ है, जिसमें से 4 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ के कर सकते हैं। तो पहले ध्यान से इसको पढ़िएगा। गद्यांश दिया हुआ है, आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना, हिंसा, द्वेष, स्वयं से शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम, गर्लफ्रेंड प्रेम, आप सभी को पता होगा ना। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला होता है। ठीक, प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती है। ठीक, देखो प्रेम से क्या है, जुड़ा होता है, तो एक दूसरे को कोई दिक्कत होता है तो आपस में एक दूसरे सुलझा लेते हैं मैटर।
दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, चाहे कोई भी जात धर्म का हो, लेकिन अगर एक दूसरे से लगाव है तो उसमें लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता है, और कोई भी मैटर होता है तो आपस में वो लोग निपटारा कर लेते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल जाता ना, देखो मैंने बताया, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को ही यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा ना। और समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं, अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो, एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज़ ऐसे संभव है, वह है प्रेम। ठीक, प्रेम करो, खुश रहो। और इसी से संबंधित देखो प्रश्न दिया हुआ है, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक क्या है? प्रेम है, प्रेम की आवश्यकता है, प्रेम पूर्ण व्यवहार या प्रेम का महत्व। तो जो इसका सही उचित शीर्षक है वो फिलहाल प्रेम होगा। ठीक, क्योंकि इस अवतरण का केंद्रीय भाव प्रेम ही है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रेम के कितने रूप हैं? मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम और ABCD देश प्रेम सभी हैं। प्रेम कई प्रकार का होता है ना। और अगला प्रश्न इसी से है, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्य के पतन का मूल कारण क्या है? आपसी शत्रुता, प्रेम का अभाव, आपसी द्वेष या घृणा की भावना। तो इसका जो सही जवाब है प्रेम का अभाव होगा, क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो वहाँ लड़ाई झगड़ा जंग शत्रुता बढ़ती ही रहती है। ठीक, अगला प्रश्न है, दो समुदाय और दो राष्ट्रों को कौन सी भावना जोड़ सकती है? व्यापार, कला के विनिमय, बंधुत्व की भावना या प्रेम की भावना? प्रेम की भावना से ही दो देशों में व्यापार होता है, जैसे नरेंद्र मोदी प्रेम के द्वारा ही पूरे विश्व में फैले हुए हैं। ठीक, और इसी से व्यापार बढ़ा रहे हैं। आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? मित्रता की भावना, लोगों को शिक्षित करना, व्यापारिक संबंध, एक दूसरे से प्रेम की भावना जानना चाहिए। तो सभी जगह प्रेम लगा है, तो इसी का सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये तो फिलहाल उसका है रीजनिंग का, और हम देख रहे हैं GS के प्रश्न कुछ जे आ गया GS, इसमें दिया हुआ है, विशाख दत्त द्वारा मुद्रा रचित कौन सी भाषा में? तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी? तो इसका जो सही जवाब है संस्कृत है। पिछले पेपर में भी ये था, तो इसका राइट आंसर है संस्कृत भाषा में है ये। भारतीय हरिश्चंद्र को प्राप्त ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना है। ब्रसल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखा, मैंने कल बताया था। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे? पुर्तगाल के थे, ग्रीस के थे, मिस्र या तुर्की के थे? तो मेगास्थनीज जो था ग्रीस यूनान का रहने वाला था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और यह राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है जी। देव नाम प्रिय किसका नाम है? हर्ष का, अशोक का या कनिष्क या चंद्रगुप्त? तो देव नाम प्रिय के नाम से किसको जानते हैं? अशोक को जानते हैं। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के अभिलेखों से अशोक को धम्म, नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। और अशोक के जो अभिलेख हैं ब्राह्मणी, खरोष्टिया और अरमाइक में लिखे गए हैं। 361 पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध, राजा खारवेल के समय में। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो धौलाधर पर्वत, महाभारत, पीर पंजल या शिवालिक? तो इसका जो सही जवाब है लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वतमाला है। तो पीर पंजाल ये है। ठीक, पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत जो पड़ता है नेपाल में, महाभारत श्रेणी, कुमायूं, धौलाधर और नागडिब्बा भी लघु हिमालय की श्रेणी है। शिवालिक पर्वतमाला को बृहद हिमालय भी कहा जाता है। शिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में? शिपकिला सतलज, नाभा, चंद्रा घाटी या कुल्लू घाटी? तो शिपकिला जो दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। इसका राइट आंसर ये होगा। यह हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इस दर्रे के निकट से भारत में प्रवेश करती है। शिपकिला दर्रा सड़क प्राचीन सिल्क रोड का हिस्सा है। निम्नलिखित दर्रों और उनके स्थानों को जोड़ा सही नहीं है, पूछा ना, तो सही नहीं पूछा है। तो जोजिला बुर्जिल जम्मू कश्मीर, बारालाचा उत्तर प्रदेश, थांगला नीति पास हिमाचल प्रदेश और नाथुला जेलपा सिक्किम। तो जोजिला जो डला है, जोजिला फिलहाल पहले तो जम्मू कश्मीर में था, पर 31 अक्टूबर 2019 को जब इसमें अनुच्छेद
17 जो हटा दिए गए उसके आधार पे अब ये लद्दाख का हिस्सा हो गया, तो ये भी गलत है। बारालाचा और सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश के, ना कि उत्तर प्रदेश के, ये भी गलत है। सांगला नीति और लिपू लेक ये उत्तराखंड के हैं, हिमाचल के नहीं हैं, तो उत्तराखंड के। और नाथुला और जेलेपा ये सिक्किम का। फिलहाल चौथा सही, लेकिन ये तीनों गलत है, जिसका राइट आंसर 1 2 3 होगा और पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ये लो। अगला प्रश्न है, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो इम्पीरियल बैंक का जो नाम दिया गया था वो भारतीय स्टेट बैंक दिया गया था। स्टेट बैंक कहाँ, ये है 1955 में, ठीक। 1 जुलाई 1955 को। जनवरी 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बंगाल विलय कर दिए गए। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हो गया था तभी है। ऐसा राज्य जहाँ कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। तो जो सिक्किम है यहाँ पे कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विद्यमान हो गया। आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इनमें से कोई नहीं, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, या कोई असर नहीं होगा। तो इसका जो सही जवाब है, इसकी साख घटा दी जाए तो साख सर्जन बढ़ जाएगी, ये है इसका बी ऑप्शन। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को बढ़ा दे तो साख सर्जन घट जाएगी। उल्टा सिस्टम होता है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है? तो फिलहाल इसका आंसर 85 होगा, ठीक। 84 और अनुसूचित जनजाति की 47 है, जिससे दोनों को मिला के आरक्षित सीटों की संख्या 131 होती है। तो फिलहाल अनुसूचित जाति ने दोनों को पूछा है, तो दोनों के लिए 85 और 47, 8 7 5 12, पहले नहीं 84, एक मिनट, 84 अनुसूचित जाति की होती हैं और अनुसूचित जनजाति की होती 47, तो टोटल मिला के 131 होगा। पूछा ना दोनों का, तो 131 आंसर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित हुई? तो ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1947, बी है 27 जनवरी 1950, सी है 13 मई 1952 या 15 जून 1952। तो इसका जो सही जवाब है 13 मई 1952, इसका सी ऑप्शन सही है। प्रथम निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आ गई थी। अगला प्रश्न हमारा है 56 नंबर, 56 हो गया, 57 है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। टाई मतलब बराबर केस, मतलब जब जैसे 50-50 पड़ गए तो अब हारा जीता कोई नहीं, तो 51वां वोट किसका पड़ेगा? प्रधानमंत्री के, स्पीकर का, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का? तो इसका जो सही जवाब है, टाई की स्थिति में, मत बराबर होने की स्थिति में, स्पीकर जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ये जैसे ओम बिरला है। अब जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, दोनों पक्षों, जैसे दो पार्टियां हैं, उनका वोट बराबर हो जाए कि हाँ ये 50-50% में हो गए, तो अगर लोकसभा स्पीकर जिसके तरफ चाहेगा उसकी तरफ वोट दे देगा तो वो जीत जाएगा, तो प्रधानमंत्री बन जाएगा ना। अनुच्छेद 101 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह प्रयोग करेगा, ठीक। अनुच्छेद 101 में लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाएगा तो इसका कलर कैसा होगा? लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा या काला होगा? तो जब लाल गुलाब को नीले फिल्टर से देखा जाता है तो गुलाब काला दिखाई देगा, ठीक। ये है क्योंकि नीला फिल्टर मात्र नीले प्रकाश को आगे जाने देगा, अन्य सभी प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। किसी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम कहाँ होगी? पीले में, बैंगनी में, हरे में या लाल में? तो लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, जिसका मान 7.5 गुणे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, ये वाला ना, जिसका मान लगभग तो होता है 4 गुणे 10⁻⁻5, 4 गुणे 10⁻⁻5 सेंटीमीटर है। और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। लाल का अगर पूछ ले तो हम बता रहे हैं 7.5 गुणे 10⁻⁻5।
सेंटीमीटर। रेडियो धर्मिता नापी जाती है। गीगर मोलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर। तो रेडियो धर्मिता का जो मापन करता है वो गीगर मोल काउंटर करता है। कैलोरीमीटर से तो कैलोरी ऊर्जा मापी जाती है ना, बैरोमीटर वायु दाब होता है। और पोलरीमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग रोटेशन के कोण को मापने के लिए किया जाता है, जो एक दृष्टिगत रूप से सक्रिय पदार्थ के माध्यम से ध्रुवीकृत प्रकाश से गुजरता है। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते? गैस से, निर्वात से, द्रव से या धातु से? तो ध्वनि जो आवाज़ होती है, फिलहाल निर्वात में आवाज़ नहीं जाती, क्योंकि देखो चंद्रमा पे निर्वात है, वहाँ पे कोई वातावरण हवा वगैरह नहीं है, इस वजह से आपस में वहाँ पे हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब या निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती और प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा यहीं होती, लेकिन ध्वनि की चाल यहाँ बिल्कुल नहीं होती। और ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती धातु में, ठोस में। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, जून 2023 में विश्व के द्रुततम मतलब सबसे तेज कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इस सूची में कौन सा सुपर कंप्यूटर पहले स्थान पर? फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी या एरावत? तो फ्रंटियर जो है अमेरिका का पहले स्थान पे, इसके पहले जो था फुगाकू जापान का था, लेकिन इसको हटा के अब फ्रंटियर जो है अमेरिका का हो गया है। सही आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। बात करें इसकी कंप्यूटर की, तो जून 2023 में विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर टॉप 500 की अमेरिका के फ्रंटियर है ना, जबकि जापान फुगाकू दूसरे स्थान पे। इस सूची में स्थान पाने वाले प्रमुख भारतीय कंप्यूटरों का नाम हम बता दें तो ऐरावत है भारत का सुपर कंप्यूटर, और परम सिद्धि है AI, तथा प्रत्युष 75 है 131वें स्थान पे, 130वें और 169वें स्थान पे। ठीक, ये दोनों परम सिद्धि और ऐरावत 131 और 169 स्थान। अगला प्रश्न हमारा है, अप्रैल 2023 में कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां देश बना? देखो अभी नाटो की वजह से विश्व युद्ध चालू हुआ ना। नॉर्वे, फिनलैंड, मोंटेनेग्रो या उत्तरी मैसेडोनिया? तो नाटो में जो शामिल हुआ है अप्रैल 2023 में फिनलैंड तथा उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो फिनलैंड बना है। वर्ष 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया ने और वर्ष 2017 में मोंटेनेग्रो नाटो के सदस्य बने। इसका बता दें तो ये 2017 में बना। ठीक, और मैसेडोनिया की बात करें तो ये 2020 में बना है। ठीक, नाटो का सदस्य बना। एक मिनट, अगला प्रश्न हमारा है, मई 2023 में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा शुरू किया? तुर्की, श्रीलंका, म्यांमार या नेपाल? तो फिलहाल ये जो मैटर हुआ था, भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए ये काम शुरू किया गया था ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन मोर्चा चक्रवात से उत्पन्न आपदा की स्थिति में इस देश को राहत सामग्री के द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए संचालित किया गया। मोर्चा जो तो चक्रवात आया था उसकी वजह से। अगला प्रश्न हमारा है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 किसे दिया गया? टाइम शेल्टर, स्टिल बॉर्न, स्टैंडिंग हैवी या व्हेल? तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जिया गोस्पोडिनोव द्वारा लिखित तथा एंजेला रोडेक द्वारा अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर ने जीता है। इसका ये आंसर होगा। टाइम शेल्टर ये पुरस्कार जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास बन गया ना, पुस्तक है ये। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आकाश, परम, अर्जुन या सिद्धार्थ? तो प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था ये परम था, जो वर्ष 1921 में सीडैक जो पुणे की कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है परम। 1991 सीडैक पुणे में कंपनी कंप्यूटर की उसी ने बनाया था। अगला प्रश्न हमारा है, पद PC XT का अर्थ क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का प्रश्न है, एक्सपेंडिव टेक्नोलॉजी और पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी।
तो इसका जो सही जवाब है, IBM द्वारा मार्च 1983 में IBM PCXT नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च हुआ। PCX का आशय होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन। यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना है। मतलब कंप्यूटर जो है कार्य क्षमता मतलब स्पीड में हो तो CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो अपग्रेड करना होगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो दिमाग होता है CPU, इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको अपडेट करेंगे नए तरीके से, तभी स्पीड में चलेगा। तो इसका राइट आंसर फिर CPU होगा। अगला प्रश्न हमारा है 69। ये है OMR का तात्पर्य क्या होता है। जैसे एग्जाम में देते नहीं, और एग्जाम OMR फिल करनी होती है तो उसका मतलब क्या था, शॉर्टकट नाम दिया है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टल मशीन रीडर, ऑप्टिकल मशीन रीडर या ऑप्टल मार्क रीडर। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर ये होता है इसका राइट आंसर। ठीक। कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। कंप्यूटर में लगा दो, फटाफट इसकी जांच हो जाती है। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपभोग करता है। बैंक, फुटवेयर डिजाइनिंग, किताब छपाई या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR, जिसका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में किया जाता है। इसका राइट आंसर फिलहाल ये होगा। और बैंक उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रक्रिया हेतु किया जाता है। चेक जो होते हैं ना, उनकी स्याही जांच होती है उसकी। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को बदलना है। वेबसाइट, सूचना, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट। तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है आंकड़ों को सूचना में बदलना होता है। ये भी ऑप्शन होगा इसका। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है लिनक्स एक प्रचालन तंत्र है, क्या है? ओपन सोर्स, विंडोज, मैक या माइक्रोसॉफ्ट। तो लिनक्स जो है यह एक ओपन सोर्स होता है। ठीक। प्रचालन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? बेसिक, सी डबल पॉजिटिव, जावा या पेंट ब्रश। तो इसका जो राइट आंसर है पेंट ब्रश कंप्यूटर की भाषा नहीं होती है। ये इसका डी ऑप्शन। और सभी भाषाएं होती हैं। कंप्यूटर भाषा फॉरट्रान होती है कंप्यूटर की भाषा, वैज्ञानिक जो होती है। कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? इंटरनेट, उपयोगिता सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एंटीवायरस। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, यही रहेगा तभी चलेगा। पोस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट। तो पोस्ट का जो रूप होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑप्शन ए में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन इसका सही जवाब। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे धीमा प्रकार है? डायल अप, 3G या 4G, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या सैटेलाइट। तो इसका जो है डायल अप जो होता है ये सबसे स्लो चलता है। ठीक। जो एक पारंपरिक टेलीफोन लाइन पर एक टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए कनेक्शन स्थापित करने के लिए सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क की सुविधाओं का उपयोग करता है। अगला प्रश्न हमारा राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त की जाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर या एप्लीकेशन लेयर। तो राउटर नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त की जाती है। नेटवर्क में नेटवर्क लेयर इसका बी ऑप्शन होगा। यह OSI संदर्भ के तीसरे स्तर का उपकरण है। इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचाने के और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह द्वितीय स्तर के विभिन्न उपकरणों के बीच एक सेतु का काम भी करता है। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर से ही संबंधित क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। MS वर्ड दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक को कट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो जो कट करना होता है, जैसे कंट्रोल+C से क्या होता है? कॉपी होता है।
और कंट्रोल प्लस यक्स जो होता है ये कट करता है। कंट्रोल प्लस यस सेव होता है और कंट्रोल प्लस वी जो होता है पेस्ट कर दो किसी चीज़ में। सी ऑप्शन इसका जवाब है। 79 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट में रंग, फॉन्ट, शैली और आकार जैसे समान रूप स्वरूपन को लागू करने के लिए किया जाता है? फॉर्मेट पेंटर, क्रॉस रेफरेंस, क्लिपबोर्ड या ड्रॉप कैट? तो इसका जो सही जवाब है फॉर्मेट पेंटर जो होता है इसका आंसर होता है। और बात करें इसकी तो यह MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया एक शब्द संसाधक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न हमारा है SQL का पूरा नाम क्या है? देखो वर्ड पूछे जाते हैं, शॉर्टकट दिया होता है तो उनका फुल फॉर्म पूछते हैं तो याद करिएगा। SQL का पूरा रूप एकल क्वेरी भाषा, सिस्टम क्वेरी भाषा, सर्च क्वेरी भाषा या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा? तो इसका जो सही जवाब होगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा। कहाँ गया? ये है डी ऑप्शन इसका। यह रिलेशन एलजेब्रा पर आधारित भाषा है जो आंकड़ों का प्रबंधन करती है। अगला प्रश्न हमारा है 81 नंबर है। इसमें क्या है? मिलान करना ना। तो इसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख अधिवेशन दिया हुआ है तो मिला रहे हैं। देखो 1892 में जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो 1892 का जो हुआ था ये फिलहाल इलाहाबाद में हुआ था और अध्यक्ष इसके थे WC बनर्जी ने। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था वाराणसी में और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1936 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ में हुआ था, यहाँ पे थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। और 1946 में जो हुआ था ये मेरठ में हुआ था, यहाँ JB कृपलानी अध्यक्ष थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2, 4 और उसके बाद 1, 3, 24, 13 इसका सही जवाब होगा। 24, 13 कहाँ है? इसका सी आंसर ये है। अगला प्रश्न हमारा है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ बना? आगरा में, वाराणसी, कानपुर या गोरखपुर में? तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र फिलहाल वाराणसी में बना है। इसका बी ऑप्शन है सही। इसकी स्थापना की बात करें तो 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई है। ठीक, और रखी गई। वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2014-15 के बजट में वाराणसी के हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम उत्पादों को विकसित करने तथा बढ़ावा देने और वाराणसी के बुनकरों, कारीगरों और उद्यमियों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए एक व्यापार सुविधा केंद्र शिल्प संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है जनगणना से। जनगणना से क्वेश्चन जरूर आएंगे, याद कर रखिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन है? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कानपुर या वाराणसी? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पूछी जाए उत्तर प्रदेश में किस जिले की है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गाजियाबाद की है। ये इसका परसेंटेज पूछा जाए तो 85% यहाँ पे साक्षरता है। ठीक, इसके बाद क्रमशः गौतम बुद्ध नगर आएगा। गौतम बुद्ध नगर का पूछे तो 82 आएगा। और इसके बाद कानपुर की बात करें तो कानपुर का 81.31 है। फिर वाराणसी का बताएं तो वाराणसी का इसमें फिलहाल सबमिशन नहीं किया गया है। कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया का 78.9 है। श्रावस्ती का 46.7 है। ठीक, सुरहा ताल कहाँ है? आजमगढ़, बलिया, हरदोई या प्रतापगढ़? तो सुरहा ताल जो है फिलहाल ये है बलिया में पड़ता है। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार बलिया जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल पूछे तो 34.32 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना की बात करें तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में किस चीज़ में? गन्ना में, धान में, आलू में, गेहूँ में? तो इसमें द्वितीय स्थान पहुँचा है। तो गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ये तो पता है ना। जबकि धान चावल उत्पादन में दूसरा है। गन्ना, आलू ये सब पहले स्थान पे हैं। इसका राइट आंसर भी होगा। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस बांध पर बनेगा? माता टीला, राजघाट, धनरौल या रिहंद? तो उत्तर प्रदेश का जो तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है
वो फिलहाल रिहंद बांध पे बनाया जाएगा, इसका डी ऑप्शन होगा। यह सोनभद्र जनपद में है। इसकी क्षमता की बात करें तो 150 मेगावाट होगी ना। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से गुजरेगा कहाँ से नहीं। तो फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ। तो 14 जुलाई और 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मधुरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, लेकिन बस्ती नहीं जाएगा। ठीक, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अतः यह एक्सप्रेसवे बस्ती जनपद से नहीं गुजरेगा। ठीक, बस्ती इधर गोरखपुर की तरफ जाओगे तो पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ हुई? आगरा में, इलाहाबाद, मेरठ या लखनऊ। तो खेल गांव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो खेल गांव होगा वो फिलहाल आगरा में की गई है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन ए ही होगा इसका सही जवाब। इसके अतिरिक्त शहर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महायोजन 2021 तैयारी की गई है। इसको नगर योजना एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत आगरा के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए 2016.97 हेक्टेयर भूमि का उपयोग भी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा अकादमी रत्न पुरस्कार सूची में वर्णित व्यक्तियों को सूची 2 में इसको मिलान करना है, दोनों सूचियों को मिलेगा ना। तो कूट देख लेते हैं, ये देखो इसमें दिया हुआ ना, तो मिलाइए। उस्ताद विलायत खां सरोद ये सब दिया हुआ है। अब आप देख लो कौन किससे संबंधित है। तो उस्ताद जो विलायत खां हैं इनका तो संबंध फिलहाल सितार से है। मास्टर फिदा हुसैन नारसी, इनका जो सही जवाब होगा यह हिंदी के रंगमंच से संबंधित हैं। सितारा देवी कथक थे, सबको पता है। जतिन भट्टाचार्य सरोद थे। तो इसका जो सही जवाब है 431431 4321 है क्या? इसका लास्ट ऑप्शन है डी, ये आंसर सही है। अगला फिर है मिलाने वाला, सूची 1 को 2 से मिलाइए ना। तो पशु मेला, इलाहाबाद, ध्रुपद मेला, अम्बेडकर, गोविंद सागर मेला, ये सब दिया है। तो शुरू करते हैं। पशु मेला जो होता है बटेश्वर में लगता है, आगरा में ये। और ध्रुपद मेला जो है ये फिलहाल ध्रुपद वाला तो वाराणसी में लगता है। और गोविंद साहब मेला जो है ये लगता है अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3421, 3421 है। 3421 किस में? ऑप्शन नंबर ए में है। तो पहला जवाब सही है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ना वीर बहादुर, राम मनोहर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, फिलहाल इसका जो सही जवाब यही है, इलाहाबाद में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये घर बैठे पढ़ाई करो डिग्री लो, ये वाला स्कूल है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण कहाँ से प्रकाशित हुई? मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर या वाराणसी। तो कल्याण पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था वो फिलहाल गीता प्रेस गोरखपुर से हुआ था। ठीक, हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संस्थापक और आजीवन संस्थापक रहे थे। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन सर्वप्रथम बम्बई से वर्ष 1926 में हुआ था, 1926। तत्पश्चात वर्ष 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या बिहार। तो इसका जो सही जवाब है फिलहाल ये होगा अपना यूपी। उत्तर प्रदेश नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम को शुरू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बनेगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। प्रोग्राम के तहत हेल्थ कार्ड के माध्यम से बच्चों को 25,000 रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लाभ भी प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण बनेगा? तो
पड़रौना, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर या कुशीनगर। फिलहाल ये है महाराजगंज पड़रौना पड़ता है कुशीनगर में, जो बिहार से सटा हुआ एरिया। सिद्धार्थनगर और कुशीनगर ये सारे एरिया उधर ही के हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार से जैसे आप क्या बोलते हैं कुशीनगर आओगे तो पड़रौना पहले ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी गया था ना बिहार में एग्ज़ाम देने वेस्ट चंपारण, तो इधर से ही आया था बस से। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खिलाड़ी को गौवंश संवर्धन एवं डेयरी के विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? भुवनेश्वर, जगबीर सिंह, अभिनीत श्याम प्रसाद या राहुल चौधरी। तो इसका जो सही जवाब है, फिलहाल उत्तर प्रदेश के राहुल चौधरी जो हैं ये बने हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं। पूछ लेते हैं कि राहुल चौधरी किस खेल से संबंधित, तो कबड्डी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हमारा है 96 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य की जीडीपी वृद्धि दर कितना अनुमानित है? 14%, 16, 19 या 21? तो जीडीपी के बारे में पूछा है, तो 16.8% है इसका फिलहाल सही जवाब 16 होगा। काफ़ी अधिक है फिलहाल इस समय, और इसमें सम्मिलित करना है फिर 1 मिनट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैपिटल, दीनदयाल उपाध्याय और पशु चिकित्सा क्षेत्र, रेल प्रशिक्षण, शीलाधर मदाई, ये सब चीज़ पूछा हुआ है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च वाला जो है इसका तो मेरठ होगा, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दिया है ये है मथुरा में, और क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान जो है ये है गाजीपुर, ये लास्ट में है, और इसका ये होगा। तो सही जवाब क्या होगा? 2, 1, 4, 3, 21, 43। 21, 43 कहाँ? 21, 43 बी ऑप्शन में है, इसका सही जवाब ये होगा। अगला प्रश्न हमारा है, इसको भी कूट मिलाना है, तो फिर मिला लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये सब दिया है, तो शुरू करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंड टेक्नोलॉजी जो है फिलहाल ये वाराणसी में है। और भातखंडे संगीत संस्थान जो है ये बना है कहाँ? लखनऊ गया, ये लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी जो है ये इलाहाबाद में है, और एपेरल पार्क जो है कानपुर में। तो सही जवाब क्या है इसका? इसका सही जवाब है पहले का वाराणसी ना, तो 4, और भातखंडे वाले का 3 है, और उसके बाद आर्ट गैलरी का 2 है, फिर 1 है। 43, 21 है ना, 43, 21 ऑप्शन नंबर ए में है ना। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा की स्थापना की। तो नेडा कब बना है? अप्रैल 1883 में उत्तर प्रदेश ने एक स्वायत्त संस्था बनाई थी, तो ये इसका अप्रैल 1983 सॉरी। तो नेडा का निर्माण किया है, विकास एजेंसी है ये। वर्तमान में इसे UPNEDA के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प इसका सी है। हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग करा है? कैप्टन विजय थापर मार्ग, पार्क रोड, अमलतास रोड या पाम स्ट्रीट। तो नोएडा शासी निकाय ने अमलतास रोड जो है इसका नाम बदलकर कर दिया है रामनाथ गोयनका, ठीक। और रामनाथ गोयनका एक प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रकाशक थे। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सभी दोस्त जो भी मेरे हैं वो इसको लाइक शेयर ज़रूर करते रहें यार। लगातार आप लोग बढ़ा नहीं रहे हो, मेरे सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं। आपको अगर क्लास पसंद नहीं आ रही तो आप कमेंट कर चल रही है, हम उसमें सुधार करेंगे। और जो भी जुड़ रहे हैं मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया रहता है। आप अगर PDF की ज़रूरत हो तो आप वहाँ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको करंट अफेयर और इसकी PDF हम डाल दिया करेंगे, ठीक, जो आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो तब तक के लिए फिर बाय, थैंक्स देखने के लिए। अब हम फिर मिलेंगे कल सुबह करंट अफेयर की क्लास के साथ, और उसके बाद यही जूनियर असिस्टेंट टेस्ट है। और कुछ दिन 2-4 दिन और रुकिए, फिर हम UP पुलिस के लिए भी प्रैक्टिस चला रहे हैं, और एक क्लास उसकी भी डाल दिया करेंगे, ठीक। तब तक के लिए बाय, थैंक्स, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।